Hello, my all dear students, most welcome in my YouTube channel रमाकांत फिजिक्स क्लासेस। तो हम बात करेंगे आज क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 2 की। हमने पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि इस टॉपिक में सब कुछ बेसिक है, बेसिक चर्चा होगी। कई चीज़ें बताई थी पिछले लेक्चर में, फिजिक्स क्या है, द्रव्य क्या होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होती है, मैटर और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होता है, ये सब बातें हुई थी। द्रव्य जो होता है आपका वो किन किन स्टेट में होता है, ये सारी बातें हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि फिजिक्स का रिलेशन किस किस सब्जेक्ट से है। तो अगर हम साइंस में फिजिक्स की बात करते हैं तो इसका रिलेशन केमिस्ट्री से भी है, बायोलॉजी से भी है और मैथ से भी है। मैथ से तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जो फिजिक्स की लैंग्वेज है वो मैथ है। नहीं, फिजिक्स की भाषा गणित में होती है। गणित की भाषा से आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो हम बात करते हैं पहले इसका रिलेशन केमिस्ट्री से कैसे है। तो भौतिकी का जो संबंध है, भौतिकी का संबंध रसायन से, रसायन से रिलेशन जो केमिस्ट्री का है वो विद फिजिक्स, फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है। तो जैसे भौतिकी में बात हुई मूल कणों की, मूल कणों में आपके आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनकी खोज के बाद ही परमाणु की संरचना हुई, जो आप केमिस्ट्री में देखते हैं। यानी केमिस्ट्री में इसका ये योगदान रहा कि मूल कणों को खोजा गया, उसके बाद परमाणु की संरचना हुई। इसके अलावा इसमें और सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी आवर्त सारणी में जो परिवर्तन हुआ उसमें भी भौतिकी का योगदान रहा। इसके अलावा आपके जो रासायनिक संगठन होते हैं, पदार्थों का संगठन होता है, उसमें भौतिकी का योगदान रहा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री से फिजिक्स में रिलेटिव होती हैं। इसी प्रकार जीव विज्ञान का संबंध है भौतिकी का, भौतिकी का संबंध जीव विज्ञान से। अब जीव विज्ञान से क्या संबंध है? जीव विज्ञान में एक्स किरणों की खोज फिजिक्स में हुई वैज्ञानिक रांजन द्वारा। तो एक्स किरणों के द्वारा हम क्या यूज़ करते हैं? किसी की हड्डी टूटने का एक्सरा, या मान लीजिए आपका कोई भी गोली लग जाए उसको पता करना, शरीर में पत्थर वगैरह पता करना, ये सब एक्सरे वगैरह हम देखते हैं। इन सब का जो संबंध किससे है? वो फिजिक्स के है। तो ये फिजिक्स में संबंध होता है जीव विज्ञान का। अब बात करते हैं गणित संबंध क्या है। गणित से भौतिकी का संबंध, तो जो मैथ में है आपके ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कोऑर्डिनेट हो गया, समाकलन हो गया, अवकलन हो गया, इन सब का यूज फिजिक्स में किया जाता है। बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत अच्छे समझने के लिए हम वहाँ पर अवकलन और समाकलन का यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैथ से फिजिक्स में संबंध रखती हैं। तो ये है भौतिकी का। और भी संबंध है, खगोल में संबंध है, भूगोल में संबंध है, बहुत सारे संबंध हैं। यहाँ हमें जनरल चीज़ समझनी है कि फिजिक्स का संबंध केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और मैथ से है। यानी आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो इसमें कुछ केमिस्ट्री की भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, बायोलॉजी वाली भी पढ़नी पड़ेंगी और कुछ मैथ का भी आपको यूज यहाँ पर करना पड़ता है। अब बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक है मूल बल। मूल बल क्या होता है? फंडामेंटल फोर्स। तो इस दृश्य संसार में जिसको हम देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे बल हैं, जैसे पेशी बल, मास्कुलर फोर्स, आपका फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, आपका गुरुत्वाकर्षण फोर्स, आपका आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, चुंबकीय बल, मैग्नेट के बीच में काम करता है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ के बीच में, वो आपका चुंबकीय बल होता है। ऐसे बहुत सारे बल हैं। इन सभी बलों का जो हम अध्ययन करते हैं या हम किसी सैद्धांतिक अवस्था में जाते हैं
तो ये सारे बल हमें प्राप्त होते हैं कुछ मूल बलों से। जितने भी हम बल पढ़ते हैं, जितने हम बल देखते हैं, वो सारे बल किसी न किसी मूल बल से प्राप्त होते हैं। और प्रकृति में जो मूल बल पाए जाते हैं वो 4 बल हैं। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो मूल बल हैं वो 4 हैं। मूल बल, जिसमें पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये किन्हीं 2 पिंडों के बीच में कार्य करता है, और जैसे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, यानी बल लगाती है, तो ये बल 2 पिंडों के बीच में कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये बल व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, और ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, कमजोर बल होता है। यानी जब 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, कमजोर बल होता है। दूसरा आपका होता है वैद्युत बल। इसको वैद्युत चुंबकीय एक साथ भी कह सकते हो, वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत आवेशों के बीच जो कार्य करता है वो वैद्युत बल होता है। आवेशों के बीच जो कार्य करता बल वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कुछ अधिक होता है, कुछ क्या बहुत अधिक होता है। इसके अपेक्षा ही बहुत स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच, प्रोटॉनों के बीच, अल्फा किसी 10⁻36 है ना, 10⁻35 इतना ज़्यादा इससे गुना होता है, इतना अधिक बल होता है ये वैद्युत बल। फिर तीसरा आपका होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कहाँ होता है? नाभिक के अंदर। अब नाभिक के अंदर क्या होते हैं? तो नाभिक के अंदर आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बंधे होते हैं, यानी उनके बीच एक बल कार्य कर रहा होता है, आकर्षण वहां पर हो रहा होता है। उस बल को हम बोलते हैं नाभिकीय बल। ये प्रोटॉनों और प्रोटॉनों के बीच में काम करता है, न्यूट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच में काम करता है, और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों के बीच में कार्य करता है। ये जो बल आपका होता है ये बल वैद्युत बल नहीं होता है। अगर वैद्युत बल होता तो सोचो, ये प्रोटॉन पर धन आवेश, दूसरे प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव आवेश होता है, और दोनों पॉजिटिव हो गए तो इनको रिपल्सन करना चाहिए, दूर हटना चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे को बांधे रखते हैं, यानी अट्रैक्टिव करते हैं। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर ये वैद्युत बल नहीं होता है। और ये 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में काम करता है, यानी बहुत कम दूरी अगर है वहाँ भी फोर्स ये काम करता है, बहुत कम दूरी के लिए। यानी ये अत्यंत लघु परासी बल होते हैं, बहुत कम रेंज पे काम करते हैं बल ये, और बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होते हैं। क्योंकि डिस्टेंस कम होती है, और डिस्टेंस जब कम हो जाती है तो वहाँ फोर्स की वैल्यू अधिक होती है, फोर्स ज़्यादा काम करता है। दूसरा एक होता है आपका दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, ये आपका जो बल होता है ये वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये काफ़ी कमज़ोर होता है प्रबल नाभिकीय बल। ये आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उनमें कार्य करता है, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह न्यूट्रॉन निकलने में उनमें काम करता है आपका दुर्बल नाभिकीय बल। ये भी लघु परासी होता है, मतलब बहुत कम रेंज के लिए होता है दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये हो गए प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मूल बल। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। अब हम बात करते हैं, इसमें स्टेप ऑफ बस्ती है संरक्षण नियम। संरक्षण नियम का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है जो रक्षित बना रहे, यानी जो समय के साथ सुरक्षित है। कंजर्वेशन लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण नियम। ये क्या होता है? कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ परिवर्तित होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो समय के साथ कांस्टेंट हो जाती हैं, निश्चित हो जाती हैं, नियत बनी रहती हैं। उनको हम बोलते हैं संरक्षित हैं। अर्थात वो राशियां कुछ नियमों का पालन करती हैं, उन नियमों को हम बोलते हैं संरक्षण नियम। क्या करती हैं? कुछ राशियां जो समय के साथ निश्चित हो जाती हैं, वो कुछ न कुछ सैद्धांतिक नियमों का पालन करती हैं, उन नियमों को हम बोलते हैं संरक्षण नियम। कुछ संरक्षण नियम हैं, हम बताते हैं आपको। जैसे आपका है आवेश संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण का नियम। ये चार्ज के लिए कंजर्वेशन लॉ है।
इसमें क्या होता है कि आवेश संरक्षित है समय के साथ, जिसमें कहा जाता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ले जा सकते हैं। जैसे एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन निकालिए, दूसरे पर ले गए, तो जितना एक से आवेश निकलेगा उतना दूसरे पर जाएगा, तो एक पर उतना पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, दूसरे पर उतना निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आवेश ना तो उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ। उनको आप जब दोनों का टोटल निकालोगे वैल्यू, तो एक पर पॉजिटिव निगेटिव फिर जीरो हो जाएगा। यानी आवेश संरक्षित है समय के साथ, आवेश का केवल ट्रांजैक्शन हो रहा है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। दूसरा आपका होता है ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण नियम, इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, बल्कि इसके एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। जैसे हम देखा भी है, सूर्य का प्रकाश आता है और किसी पदार्थ पर पड़ता है, उसको गर्म कर देता है, यानी ऊष्मा बना देता है, या वैद्युत बल में विद्युत ऊर्जा आती है और उससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश ऊर्जा बन जाती है। ऐसे बहुत सारे रूप हैं। सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा, वो सौर ऊर्जा विद्युत कन्वर्ट हो जाती है। यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, जैसे आपने देखा जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा होती है, वो बनाता है वैद्युत ऊर्जा। आपका मोटर क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा लेकर के यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। ऐसे और सारे संरक्षण नियम हैं। जैसे आपका संवेग संरक्षण नियम है, संवेग के साथ साथ कोणीय संवेग संरक्षण नियम है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। और इसके अलावा आपका आवेश संरक्षण हो चुका, द्रव्यमान संरक्षण नियम है। तो ये कुछ संरक्षण नियम हैं, यानी इन नियमों पर कुछ राशियां संरक्षित रहती हैं, कुछ राशियां इन सैद्धांतिक नियमों का पालन करती हैं। उन नियमों को हम कहते हैं संरक्षण नियम। सब आवेश संरक्षण में क्या था ये देखा आपने, ऊर्जा संरक्षण क्या है, संवेग संरक्षण क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण क्या है। ये सब टॉपिक आपको आगे पढ़ने को पुनः मिलेंगे चैप्टरों में। ये क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशन की होती हैं, ये सब आगे आते हैं। अभी बेसिक बात थी तो हमने इनके नाम वगैरह सबको बता दिया। अब जो अगला चैप्टर आएगा उसके बाद धीरे धीरे ये सब मिलते जाएंगे आपको, इनको आप सही से समझते जाएंगे। तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हुए चैप्टर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में अगला चैप्टर होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे।